दोस्तों यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 दोस्त आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो में हम उपस्थित हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है अति लघुत्तरी प्रश्नों की, आप देख पा रहे हैं आपके बीच में जो यह लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो सामाजिक अध्ययन यानी आपका जो इतिहास बनता है 50 नंबर का पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, तो उसी चीज़ को कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये श्रृंखला आपकी चल रही है जो कि विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला बेस में आपको दी जा रही है। देखिए आपके बीच में यह वीडियो नंबर 2 यानी अति लघुत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो दूसरा वीडियो आपके बीच में जा रहा है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप डीएलएड में अच्छे खासे स्कोर को करना चाहते हैं तो प्लीज़ अब जो श्रृंखला चल रही है इसे कतई आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ अति लघुत्तरी प्रश्नों का संग्रह इससे बाहर नहीं आएगा। ये तो मैं 100% चैलेंज करता हूँ कि अगर आप लगातार जो अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है अगर इसे आप लगातार वॉच करते हैं तो इससे बाहर एक भी % कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जितना कहा जाएगा उतना करना पड़ेगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स अगर आपको ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस लिंक के माध्यम से 220 रुपये शुल्क पेमेंट करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप जो है दिए गए नंबर 9452331053 पर भी आप संपर्क करके जो है आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं, जो भी आपको उचित लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से, या तो आप व्हाट्सअप नंबर है 9452331053 इस पर आप संपर्क करेंगे, आपके लिए कोर्स की संपूर्ण जानकारी यहां से मिल पाएगी। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले चलिए आपके बीच में देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वो आपके 1 नंबर के पूछे जाते हैं। 1 नंबर यानी अगर हम कहें तो बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, अब 1 नंबर में आप तो एग्जामिनर को बरगला नहीं पाएंगे, ये तो बिल्कुल प्रबल सत्य है। ठीक है, इसलिए आप इस श्रृंखला को कतई मिस नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखें। आपका पहला है मेगास्थनीज है और दूसरा है फाहियान, या आप फाहियान को लिखें या आप मेगास्थनीज को लिखें, दोनों में से चाहिए को पहले लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपके विदेशी यात्रियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ देखिए ई पू का अर्थ बताइए। जैसे आपने लिखा होगा जो है 599, ठीक है 599 इसी तरह से लिखते होंगे ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा इसका नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर हम इसके नाम के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ ईसा पूर्व का जो अर्थ है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ही ईसा पूर्व कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। महाभारत है, जिसके रचयिता हैं या लेखक जो भी आप कहिए। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत है। इसके जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास महोदय हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन से बन गया। ठीक है, हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है, लगभग 620 जो है ईसा पूर्व में की गई थी, है ना। 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अधिकतर चांसेस डायरेक्टली क्वेश्चन के बनते हैं कि हर्षचरित्र किसकी रचना है, तो आप कहेंगे बाणभट्ट की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कुल वेद कितने होते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अच्छा, ये प्राचीन वेद ही अधिकतर पूछा जाता है या तो टोटल वेद ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो जो आपकी प्राचीन सभ्यता यानी जो पहले की सभ्यता थी उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग, दूसरा लौह युग आपका तीसरा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे,
पुरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे, यानी जो पहले के मानव थे वो अपने लिए औजार का निर्माण करते थे, लेकिन वो औजार कैसे थे। देखिए पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार जो थे वो बेडौल एवं भौड़ी आकृति के थे। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है कृषि का आरंभ किस काल से हुआ है। कृषि का आरंभ, मैंने आपको जब इतिहास पर जो है एक एक चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि कृषि का जो आरंभ था वो नवपाषाण काल में ही हो चुका था, है ना। उस समय जो है नवपाषाण काल के पहले जो है कृषि के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जो मानव उस टाइम के थे तो वो लोग कंदमूल फल इत्यादि का सेवन करते थे, मांस का सेवन करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब समय में क्रांति आई तो समय बदला, और समय बदलने से जब नवपाषाण काल का उदय हुआ तो उसी समय से जो मानव थे उनको जो है कृषि करने का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था, यानी जब मनुष्य का प्रथम पालतू पशु अगर पूछा जाए तो कुत्ता था। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन रहा, आग की खोज किस काल में हुई थी, है ना। अगर हम आग की खोज की बात करें तो आग की खोज पुरा पाषाण काल के मानव ने इसकी जो है कर ली थी। यानी डायरेक्टली अगर पूछा जाए आग की खोज किस काल में हुई थी तो आप कहेंगे आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। देखिए पहले के समय में लोग पैदल जो है आते जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब समय में क्रांति आई, है ना, तो लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो धीरे धीरे इन्होंने बैलगाड़ी इत्यादि के माध्यम से जो है जो जहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे समय लगते थे, लेकिन जब पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया तो इनके समय की भी इत्यादि चीज़ों की बचत होने लगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये पूछा जाएगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप कहेंगे पहिए का आविष्कार हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बर्तन बनाना किस काल में आरंभ हुआ, ये भी आपका नवपाषाण। देखिए अधिकतर जो क्रांति आई थी वो लगभग देखा जाए तो नवपाषाण काल में ही आई थी। अभी तक आपने देखा किसी भी अगर नए चीज़ का निर्माण हुआ, जैसे आपका जो है आपने देखा नवपाषाण काल में ही पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, नवपाषाण काल में इन्होंने पहिए की खोज कर लिया, और मिट्टी के बर्तन में जो है किस काल से इसका आरंभ हुआ, आप कहेंगे नवपाषाण काल से हुआ, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ था उसका नाम बताइए। जो है कीलाकार लिपि है। अच्छा, कीलाकार लिपि का जो उदय है वो किस काल में हुआ था या किस युग में हुआ था, तो आप कहेंगे जो है कीलाकार लिपि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। अच्छा देखिए फिर से समझेंगे सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आप कहेंगे जो सिंधु सभ्यता के अवशेष थे देखिए हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ अगला क्वेश्चन अगर हम कहें तो थोड़ा सा इसी पे और आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, आप कहेंगे हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता से के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब यहाँ मोहनजोदड़ो है क्या चीज़, मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है मेसोपोटामिया जो है किस भाषा का शब्द है, तो मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जल का मध्य क्षेत्र। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया यूनानी शब्द है। पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया कैसा शब्द है, आप कहेंगे यूनानी शब्द है। ठीक है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, जल के मध्य का क्षेत्र ही मेसोपोटामिया कहलाता है ना। अगला मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, मिस्र का वरदान भी नील नदी को ही कहा जाता है, इसको भी नोट करिएगा, है ना। आगे जिगुरात क्या है पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, जिगुरात सुमेरिया सभ्यता में जो है सभ्यता में मंदिरों को जो है जिगुरात कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जिगुरात क्या है।
ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा शब्द जरूर लग रहा होगा, ये जिगुरात है क्या चीज़, तो ऐसे ऐसे शब्द आपके बीच में आएंगे जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से कंठस्थ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे बताइए, ठीक है। देखिए, जिगुरात किसे कहते हैं? सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन इसी के अंतर्गत देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर हैं, ठीक है। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आंसर ही लिखने की ज़रूरत है। अब इसमें आप एग्जामिनर को तो मुझे तो नहीं लगता कि बरगला पाएंगे, बाकी आप जाने, ठीक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको हर एक फैक्ट से रूबरू करवा रहा हूँ। पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछा जा सकता है कि फारो का मकबरा कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे मिस्र में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने का जो तौर तरीका है वो भी अगर आप जान जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ था? ठीक है, चीन की सभ्यता का जो विकास है वो हुआंगहो नदी और जो है यांगोत्स-क्योंग नदी के किनारे हुआ था, या नदी घाटियों के में हुआ था। अब ये नदियां जो हैं वो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। हुआंगहो नदी, ठीक है, ये आपका हुआंगहो आप कहेंगे, एवं जो है यांगात्सो-क्योंग नदी कहेंगे, ठीक है, या क्यांग नदी कहेंगे। तो इसी के बीच में आपका हुआ था। ये अटपटे अटपटे शब्द आपके एग्जाम में आएंगे, चूँकि एग्जामिनर को पता होता है कि अगर हम अटपटे सवाल को करेंगे तो जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में जरूर जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इन्हें कंठस्थ करिए। अगला क्वेश्चन है, आर्य का क्या अर्थ है? आर्य क्या है? ठीक है, आर्य को हम श्रेष्ठ या उत्तम मानते हैं। अभी आपने फिल्मों, जो पहले की फिल्में बनी थी तो उसमें लोग हे आर्य के नाम से उन्हें पुकारते थे, ठीक है। यानी आर्य जो है वो श्रेष्ठ और उत्तम के अंतर्गत आते हैं। सप्त सैंधव नदियों के नाम बताइए। सप्त सैंधव, ठीक है, सप्त सैंधव नदी के अंतर्गत कौन सी नदी आती है? आपकी सिंधु नदी है, रावी है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है, सरस्वती है, ठीक है। इन्हें आप जरूर याद करिएगा, ये भी पूछी जा सकती है चूंकि आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंधु सप्त सैंधव आप भी कोई किसी ट्रिक से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मेरा मतलब ये है कि भूलना नहीं चाहिए, भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सिंधु हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये आपकी सप्त सैंधव नदियों के अंतर्गत आती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, पितृ तथा मातृ शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है? पितृ जो है, पितृ और पिदर, पितृ को हम पिदर कहते हैं और मातृ को हम मादर कहते हैं, ठीक है। ये फारसी शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पितृ को पिदर कहेंगे और मातृ को मादर कहेंगे। ये आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इन चीज़ों को जरूर याद करिए, है ना। देखिए, पितृ को क्या कहेंगे? पिदर, मातृ को मादर। आर्य कौन थे? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, ठीक है। अब आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या उत्तम होता है ना। अगला क्वेश्चन है, आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। अच्छा, ये तो हो गया। वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद क्या है? व्हाट इज वेद क्या है? आप कहेंगे वेद शब्द विद धातु से बना है, इसका अर्थ है जानना, सामान्यतः इसका अर्थ ज्ञान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों के नाम लिखिए। इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद के नाम है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जयसी की है, ये भी आपको पता ही होगा। नहीं पता? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी स्पीड कम होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए। देखिए, स्पीड कम नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो बिल्कुल आप 1.5 पर करके देख लीजिए, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जो है संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, है ना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता है? विष कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। फिर से इसे समझेंगे। वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाएगा? विष कहा जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ना। इसे आप जरूर याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है
कि शेरशाह जो है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। अगला, सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, सिकंदर कौन था, तो आप कहेंगे सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। या पूछा जा सकता है कि राजा फिलिप कौन था, आप कहेंगे सिकंदर का पिता था, ठीक है, या मकदूनिया का राजा था। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जिस प्रकृति में क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको आंसर भी देना है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16 महाजनपद मैंने आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया है, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में किया था और 326 ईसा पूर्व में भारत आया था, ठीक है। चलिए, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, घनानंद था, ठीक है, घनानंद नहीं घनानंद कहा जाएगा, ठीक है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें तो आपकी हो गई होंगी। बाकी अदरवाइज आपको कोई समस्या हो रही है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराइए। हर संभव हम प्रयास करते हैं कि आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन श्रृंखला दी जाए और ताकि आपको कोई भी डाउट्स न रह जाए, ठीक है। चलिए, अगला पेज, वीडियो आपके लिए छोटा है लेकिन प्रश्नों से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है ना। देखिए, बौद्ध धर्म हो गया आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आप कहेंगे ऋषभदेव थे। अब ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। वो भी कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 72 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम कहें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस अभी 4-5 आए हुए हैं वो चार पांच क्वेश्चन जो भी आए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप में माने जाने हैं, ठीक है। वो लगातार पूछे भी जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जैन धर्म को किन 2 मतों में विभक्त किया जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। जो जैन धर्म हमारा है उन्हें हम 2 मतों में विभक्त करते हैं, जिसमें हमारा पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, ठीक है। चलिए, अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म आपने देख लिया, अभी ऊपर देखा कि महावीर स्वामी को आपने पढ़ा। अगला आ रहा है, अब महात्मा बुद्ध जी आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। अच्छा, जन्म के बाद जाहिर सी बात है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई, अब मृत्यु को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो 480 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो हमारा प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, धम्म किसे कहते हैं, जो है धर्म को पाली भाषा में हम धर्म कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धम्म किसे कहते हैं, तो धर्म को पाली भाषा में ही हम धर्म कहते हैं, धर्म को पाली भाषा में हम धम्म कहेंगे, ठीक है। धम्म महामात्र किसे कहा गया है, तो देखिएगा, अगर हम धम्म महामात्र किसे कहा गया है, अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अलग से एक अधिकारी रखे, जिसे हम धम्म महापात्र कहा गया है, ठीक है। चलिए, अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन, ये देखिए जो दो तीन बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ये आपको कंफ्यूज करेंगी, है ना, इसलिए आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। अगला कहा जा रहा है जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर का वर्णन है, तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर का वर्णन है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है। त्रिरत्न से जो है अभिप्राय है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये तीनों पेज आपने पढ़ लिया। बाकी क्या आपको ये अंदाज़ा मिला कि नहीं मिला कि हम अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे, क्या आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, ये सब सारी चीज़ें आप फीडबैक में मुझे अवश्य दीजिएगा। बाकी अगर कहीं भी कोई भी डाउट्स रह जाता है या तिलगुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बता दें आप कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था, अब इसमें हम आपको क्या समझाएं, ठीक है, इस चीज़ को आप खुद बताइए, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, फैक्ट क्वेश्चन से रूबरू आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे ये सब सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाइए, और जितने भी लोग चैनल पर आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।